गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज इस स्पेशल क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात होगी सिंचाई टॉपिक के बारे में। और जैसा आपका एक एग्जाम बचा हुआ है एग्रीकल्चर का, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसी दृष्टिकोण से उसी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर हम इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और हमारी जो भी 20-25 मिनट की क्लास होगी, पूरी क्लास में आपका चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो इस क्लास से आपके आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ एग्रीकल्चर से संबंधित मिलती रहेंगी। और मैं बता दूं आपको, अब आपके एग्जाम फिनिश होने वाले हैं। हम सभी स्टूडेंट्स जेट और सीयूटी की तैयारी में लगने वाले हैं। तो सोच रहे हैं कि जेट और सीयूटी की तैयारी कहाँ से करें। तो आपको पता ही है सबसे जो अच्छा तरीका पढ़ाने का है वो किसका है, किसका पढ़ाना आपको पसंद आता है वो आपको पता है। तो देरी नहीं करनी है आपको। हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होंगे, और जो हमारे ऑनलाइन बैच है वो लॉन्च हो गए हैं। 25 मार्च से क्लासेस ऑनलाइन बैच में शुरू हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड कर लें और 25 तारीख तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें। पढ़ाई से संबंधित कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। जैसा आपने 12th में पढ़ा है उसी तरीके से मस्त तरीके से हम आगे जेट और सीयूटी की जो तैयारी है वो करने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। आराम से आपका जो सिलेक्शन है वो पहले ही प्रयास में, एक ही प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सीधा चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा चैप्टर सिंचाई। आज की इस पूरी क्लास में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो पूरी क्लास में हम सिंचाई के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ब्लूप्रिंट के बेस पर ही चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है सिंचाई या इरिगेशन। सबसे पहली चीज हमें आती है सिंचाई क्या है, और 101% ये फिक्स है कि आपको जो सिंचाई की परिभाषा है वो पूछी ही जाएगी। प्रश्न आएगा सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई को परिभाषित कीजिए। तो बेसिकली तो हम सभी को पता है सिंचाई क्या है। पौधों में कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो जर्नली हम लिख सकते हैं कि पादपों में हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पौधों में वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए मृदा में, पौधों में वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु, आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से जल देना, कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाती है। मेन बात क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेन बात है यहां से लेकर के यहां तक की, यानी पादपों में जो कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया है, उस कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। आप केवल इतना भी लिख सकते हो कि पादपों में कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है, वो भी सही है। लेकिन ज्यादा अच्छी परिभाषा कब होगी? जब हम ये पूरा चैप्टर लिखेंगे। पौधों में वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। दूसरा पॉइंट हमें क्या आता है यहाँ? दूसरा पॉइंट हमें आता है सिंचाई के उद्देश्य कौन कौन से हैं। हमें कोई 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा मुश्किल से, सिंचाई के उद्देश्य, या अगर मैं बात करूं सिंचाई के लाभ। 1.5 नंबर का प्रश्न में आ सकता है कि सिंचाई के उद्देश्य लाभ लिखिए। तो कोई 3 उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने होंगे। कितने उद्देश्य लिखने हैं? 3। तो हम उसी दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं सिंचाई के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है सिंचाई का मृदा में उचित नमी बनाए रखना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? मृदा में उचित नमी बनाए रखना। हम सिंचाई क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी के अंदर क्या बनी रहे? मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा उद्देश्य क्या होगा? दूसरा उद्देश्य होता है फसलों को सूखे के प्रभाव से बचाना। क्या होता है? फसलों को
सूखे के प्रभाव से बचाना। प्रभाव से बचाना, एक तो मिट्टी में नमी बनी रहे और दूसरा हमारी जो फसल है वो सूखे के प्रभाव से बची रहे। तीसरा हम सिंचाई क्यों करते हैं? पाले से बचाव के लिए भी करते हैं। पाले से बचाव, हम फसलों को पाले से बचाव के लिए भी तो क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। हम फसलों को लू से बचाव के लिए तो सिंचाई करते हैं, लू से बचाव। लू से बचाव के लिए भी क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं लवड़ों की निछालन के लिए भी हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो लवड़ों का निछालन, लवड़ों के निछालन के लिए भी क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और भी अगर हम बात करें तो और भी लिख सकते हैं, कर्षण क्रियाओं को आसान बनाना। जैसे अगर आपकी मिट्टी कठोर है तो पानी दे दो तो कैसी हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी, तो उसमें कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। हमें प्रश्न पूछा जाएगा सिंचाई के उद्देश्य लिखिए या सिंचाई के लाभ लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न होगा, कोई 3 या 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो उद्देश्य क्या होंगे? मृदा में उचित नमी बनाए रखना, दूसरा फसलों को सूखे के प्रभाव से बचाना, तीसरा पाले से बचाव, चौथा लू से बचाव और पांचवा क्या हो जाएगा? लवड़ों का निछालन। ये सिंचाई की परिभाषा और सिंचाई के लाभ हो गए। दूसरा हमें प्रश्न यहां से पड़ता है कि फसलों में सिंचाई कब करते हैं। प्रश्न आता है कि जो सिंचाई है वो कब की जाती है, फसलों में सिंचाई कब करते हैं। सवाल ये आता है फसलों में सिंचाई कब की जाती है, प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फसलों में सिंचाई की बात करें, दो आधारों पर फसलों में सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। दो आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आधार है पौधों की स्थिति। सिंचाई का जो निर्धारण है एक तो किसके आधार पर करते हैं? पौधों की स्थिति के आधार पर करते हैं, पौधों की स्थिति के आधार पर। अब पौधों की स्थिति में कौन कौन से हमारे पॉइंट हो सकते हैं? जनरली एक पॉइंट होगा पौधों की बाह्य स्थिति, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो क्या है? पौधों की बाह्य स्थिति। मैं आपको बताऊंगा भी क्या क्या होते हैं ये पॉइंट और इंपोर्टेंटली कैसे आपको प्रश्न आएगा। दूसरा होगा पत्तियों का विभव, पत्तियों का जल विभव, जल विभव, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कौन सा होगा? पत्तियों का तापमान। तीसरा क्या है? पत्तियों का तापमान। और चौथा क्या है हमारा यहां? चौथा है क्रांतिक अवस्था, पादपों की क्या? क्रांतिक अवस्था। ये तो हमारा पहला हो गया। और एक दूसरा भी तरीका है सिंचाई निर्धारण का, वो क्या है? वो है मृदा नमी। मृदा नमी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि फसलों में सिंचाई का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, फसलों में सिंचाई कब करते हैं या किसके आधार पर निर्धारित होता है। तो मेनली तो दो चीजें होती हैं, एक तो पौधों की बाह्य स्थिति और एक मृदा नमी। इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं? सिंचाई का निर्धारण करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए फसलों में सिंचाई का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो इन दोनों के आधार पर किया जाता है। अगर हम प्रश्न पूछा जाए पौधों की कौन कौन सी स्थिति के आधार पर सिंचाई का निर्धारण होता है, तो कौन कौन सी स्थिति होगी? पौधों की बाह्य स्थिति। जैसे मान लो हम खेत पर गए और पौधे अगर मुरझा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। दूसरा पत्तियों का जल विभव, अगर पत्तियों में जल विभव ज्यादा है या तनाव पैदा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। तीसरा है पत्तियों का तापमान, हम पत्तियों के तापमान के आधार पर भी क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जो पादप की पत्तियों का तापमान है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। अगर मैं पत्तियों के तापमान की बात करूं तो हम किसके द्वारा मापते हैं? ये ध्यान रखना, यह हम मापते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। पत्तियों का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ये प्रश्न में यहाँ से आता है। उसके बाद अगर मैं क्रांतिक अवस्था की बात करूं तो क्रांतिक अवस्था क्या होती है? पौधों के जीवन काल में एक ऐसा समय होता है जहां सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। पौधों के जीवन की वह अवस्था जहां सिंचाई करना अति आवश्यक होता है, वो अवस्था क्या कहलाती है? वो अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। इसके एग्जाम्पल अभी हम जानेंगे, उससे आगे जान लेते हैं मृदा नमी। अब मृदा नमी में दो पॉइंट आते हैं। जब मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, जब मिट्टी में नमी क्या होगी? ज्यादा, उस बिंदु को तो हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहा जाता है क्षेत्र क्षमता। क्या कहा जाता है?
क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। और एक जब मिट्टी में नमी की कमी आती है, नमी की क्या आ जाती है मिट्टी में कमी, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मिलानी बिंदु, मिलानी बिंदु या मुरझान गुणांक। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब मिट्टी में पानी की कमी होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, वह अवस्था क्या कहलाती है, मिलानी बिंदु या मुरझान गुणांक। और जब मिट्टी में पानी पर्याप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो जल पाया जाता है, उस जल को हम क्या बोलते हैं, उस जल को हम बोलते हैं प्राप्य जल। क्या बोलते हैं, प्राप्य जल। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राप्य जल किसे कहते हैं, प्राप्य जल को परिभाषित कीजिए। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए प्राप्य जल किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर हमारा आंसर होगा मृदा में क्षेत्र क्षमता और मिलानी बिंदु के बीच पाए जाने वाले जल को प्राप्य जल कहा जाता है। ध्यान रखना, मृदा में क्षेत्र क्षमता और मिलानी बिंदु के मध्य पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है, प्राप्य जल कहा जाता है। एक और प्रश्न आता है कि क्षेत्र क्षमता पर कितना जल उपलब्ध होता है। क्षेत्र क्षमता पर अगर मैं नमी की बात करूं तो कितनी होती है, 100%। क्षेत्र क्षमता पर मिट्टी में कितनी नमी होती है, 100% नमी होती है। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि क्षेत्र क्षमता पर मृदा में कितनी नमी, तो मृदा में 100% नमी क्षेत्र क्षमता पर पाई जाती है। एक और प्रश्न आता है कि सिंचाई हम कब करते हैं, तो सिंचाई कब की जाती है, मुरझान गुणांक या मिलानी बिंदु पर की जाती है। ठीक है, क्लियर होगा, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सिंचाई निर्धारण कैसे कब किया जाता है, क्लियर होगा। पौधों की स्थिति के आधार पर करते हैं, मृदा नमी के आधार पर करते हैं। पौधों की स्थिति में ये सारी हमारी स्थितियां आती हैं, मृदा नमी में हमने पढ़ लिया 2 पॉइंट, क्षेत्र क्षमता, मिलानी बिंदु, इन दोनों के बीच जो जल है वो प्राप्य जल है, और हम मुरझान गुणांक पर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्रांतिक अवस्था। हमें क्या पूछा जाता है, हमें विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं पूछी जाती है। क्या पूछी जाती हैं, क्रांतिक अवस्था हमें पूछी जाती है। एक तो क्रांतिक अवस्था की परिभाषा पूछेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्रांतिक अवस्था क्या है, पौधों के जीवन काल का वह समय या पादपों की वह अवस्था जब जल की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या जल की पूर्ति करना अनिवार्य होता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। कुछ फसलों की इंपोर्टेंट क्रांतिक अवस्थाएं आपसे पूछी जाती है। जैसे एक तो मैं अगर बात करूं, सबसे इंपोर्टेंट है आपका गेहूं। गेहूं आपसे पूछा, गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं लिखी। अब कौन कौन सी होती है गेहूं में, एक तो होती है शीर्ष जड़ निकलना। क्या होती है, शीर्ष जड़ निकलना, शीर्ष जड़ निकलना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है CRI। क्या बोला जाता है, CRI। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाता है कि CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है। और इंपोर्टेंटली ध्यान रखना, कितने दिन बाद आती है, 21 दिन बाद। कितने दिन बाद आती है, ये 21 दिन बाद आती है। जब गेहूं की हम बुवाई करते हैं उसके 21 दिन बाद कौन सी अवस्था आती है, CRI अवस्था आती है। इसके बाद हम कौन कौन सी अवस्था पर करते हैं, इसके बाद दूसरा है कल्ले फूटना। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कल्ले फूटना। नेक्स्ट में अगर बात करूं कौन सी अवस्था पर करेंगे, गांठ बनना, गांठ बनना। नेक्स्ट में अगर बात करूं हम कौन सी अवस्था पर करेंगे, दानों की दूधिया अवस्था, दानों की दूधिया अवस्था। ठीक है, और एक फिर कौन सी आती है, दाना पकते समय, दाना पकते समय। इंपोर्टेंट है ये गेहूं। गेहूं में जो सिंचाई करते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं पर की जाती है, तो वो आपको पता चल गया। शीर्ष जड़ निकलना है CRI, कल्ले फूटना, गांठ बनना, दानों की दूधिया अवस्था और दाना पकते समय। एक अगर मैं बात करूं, एक में आता है धान। धान की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है, धान की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है कल्ले फूटते समय। कब करते इसमें, कल्ले फूटते समय करते हैं। दूसरा दूधिया अवस्था पर करते हैं, दानों की जो दूधिया अवस्था है, दूधिया अवस्था। और तीसरी इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो दाना पकते समय। कब करेंगे, दाना पकते समय करेंगे। ये इसमें हमारे धान में हो जाएगी। इंपोर्टेंट किसकी है, अब वो देख लो। इंपोर्टेंट है आपकी मक्का की, सबसे इंपोर्टेंट है मक्का। मक्का की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो एक तो अगर मैं बात करूं नरमंजरी निकलते समय, नरमंजरी व मादा मंजरी निकलते समय, मादा मंजरी निकलते समय। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है।
मक्का में सिंचाई कब की जाती है? नर और मादा मंजरी निकलते समय की जाती है। एक और मैं आपको बता दूं, एक में प्रश्न पूछा जाता है किसका, दलहन और तिलहन। ध्यान रखना, मैं इंपोर्टेंटली आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई दलहनी और तिलहनी फसल पूछी जाए, दलहनी और तिलहनी फसल, तो इनमें जो सिंचाई करते हैं वो कब करते हैं? पुष्प आने से पहले। कब करते हैं? पुष्प आने से पूर्व व फलियां बनते समय, व फलियां बनते समय। दलहनी और तिलहनी फसलों में सिंचाई की जो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पुष्प आने से पूर्व और फलियां बनते समय हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक इंपोर्टेंट है आपका मूंगफली। मूंगफली, अब मूंगफली में सिंचाई कब करते हैं? मूंगफली में सिंचाई करते हैं सुइयां बनते समय। कब करते हैं? सुइयां बनते समय। इसकी इंपोर्टेंट क्रांतिक अवस्था है सुइयां बनते समय। और एक कब करेंगे? फलियां पकते समय, जब फली का विकास हो जाएगा उस समय की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं आप लोगों से पूछी जाती हैं। हालांकि गन्ना और आलू उनकी भी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग एनसीईआरटी में वैसे देख सकते हो गन्ना और आलू की, वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि फसलों में सिंचाई कितनी मात्रा में करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है फसलों में जो सिंचाई है वो कितनी मात्रा में की जाती है। प्रश्न क्या आएगा? फसलों में सिंचाई कितनी मात्रा में करते हैं। अब कितनी मात्रा का मतलब हुआ कितना पानी फसलों में देते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि फसलों में जो सिंचाई की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? वो जल मांग के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? जल मांग के आधार पर की जाती है। बात यह है कि जल मांग क्या है। बात तो ये आती है कि जल मांग क्या होती है। जनरली अगर मैं जल मांग की बात करूं तो जल मांग क्या है? पानी की वह मात्रा, पानी की वह मात्रा जो किसी पादप को, जो किसी पादप को संपूर्ण जीवन में आवश्यक होती है, संपूर्ण जीवन में आवश्यक होती है। यानी किसी पादप को अपने संपूर्ण जीवन में जितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है उस पानी की मात्रा को क्या कहा जाता है? उस फसल की जलमांग कहा जाता है। ठीक है, हमें एग्जाम्पल यहां से पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, सबसे पहले इंपोर्टेंट में आता है गेहूं। अगर मैं गेहूं की जलमांग की बात करूं तो कितनी होती है? 450 से लेकर के 650 mm। ठीक है, यानी गेहूं की फसल को पूरे जीवन काल में कितने पानी की आवश्यकता होगी? 450 से 650 mm। एक अगर मैं बात करूं यहाँ सोयाबीन, आप लोगों को एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सोयाबीन, अब सोयाबीन को कितनी आवश्यकता होती है? इसकी होगी 450 से 700 mm। 450 से 700 mm। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं धान, धान में आता है, धान की कितनी होती है? धान की होगी 900 से लेकर के 2500 mm। 900 से लेकर के 2500 mm। एक में प्रश्न पूछा जाता है गन्ना, अगर मैं गन्ना की बात करूं तो कितनी होगी? 1500 से 2500 mm। गन्ना की कितनी होती है? 1500 से 2500 mm। एक अगर मैं बात करूं आलू, आलू और मूंगफली, आलू और मूंगफली, इन दोनों की जो क्रांतिक जो जल धारण क्षमता है, जल मांग है, वो कितनी होती है? वो 500 से 700 mm होती है। दोनों की जल मांग कितनी होगी? 500 से 700 mm होगी। एक अगर मैं बात करूं यहाँ मक्का, इंपोर्टेंटली है, ध्यान रखना मक्का, और मक्का की जो जल मांग होती है वो कितनी होती है? वो 500 से 800 होती है। 500 से 800 mm। और एक अगर मैं बात करूं तो आता है कपास, कपास, और कपास की कितनी होती है? इसकी 700 से 1300 mm होती है। 700 से 1300 mm। ये कुछ फसलें हैं जिनकी क्रांतिक अवस्थाएं हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं और जिनके प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? गेहूं, सोयाबीन, धान, गन्ना, आलू, मक्का और कपास। ये सभी आप लोग याद कर सकते हो। एक में इंपोर्टेंटली क्वेश्चन बता दूं, हमें प्रश्न ये भी पूछा जाता है किस फसल की जलमांग सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं सबसे ज्यादा जलमांग की बात करूं तो ध्यान रखना किसकी होगी, आपको पता चल गया धान और गन्ना।
धान और गन्ना की जलमांग क्या होती है सबसे ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा गन्ना की होती है। अगर हमें गन्ना ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा, धान आएगा। धान और गन्ना की जो जलमांग है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट में प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट में प्रश्न आता है सिंचाई की विधियां। जनरली अगर मैं सिंचाई की विधियों की बात करूं, सिंचाई 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 तो दो तरह की विधियां होती हैं इसकी। एक तो मैं अगर बात करूं सतही सिंचाई, सतही या जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय, सतही या पृष्ठीय सिंचाई। और सतही या पृष्ठीय सिंचाई में जो हमारी विधियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो अगर मैं बात करूं चौकेबार, चौकेबार या क्यारी विधि, चौकेबार या क्यारी विधि। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी आती है, बॉर्डर पट्टी। दूसरी कौन सी आती है, बॉर्डर पट्टी विधि। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी हमारी, कोण विधि। ये तीन विधियां हमारी दी हुई हैं, कोण विधि, ठीक है, तीन विधियां हमें दी हुई हैं। चौथी दूसरी अगर हम बात करें, यहां दूसरी विधि कौन सी आती है, दूसरी आती है भूमिगत सिंचाई। कौन सी आती है, भूमिगत, यानी जमीन के अंदर पाइप डाल करके। भूमिगत को हम क्या बोलते हैं, अपपृष्ठीय सिंचाई। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपपृष्ठीय सिंचाई। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमारी दो विधियां आती हैं। एक तो अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी विधि आएगी, एक हमारी आएगी फव्वारा विधि, फव्वारा विधि, फव्वारा विधि। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी आएगी, दूसरी आएगी हमारी बूंद बूंद विधि। दूसरी कौन सी आएगी, बूंद बूंद विधि आएगी। अब मैं यहां से पूछा क्या जाता है, इंपोर्टेंट बात यह है तो मैं आपको बता दूं, हमें यहां से पूछा जाता है लाभ और हानियां। क्या पूछे जाते हैं, लाभ और हानियां पूछे जाते हैं इन विधियों की, और हर साल यही आते हैं। पहले तो विधियों को समझ लेते हैं। सतही सिंचाई का मतलब क्या हुआ, जब हम जमीन की ऊपरी सतह पर पानी छोड़ते हैं, ऊपर की सतह पर जब पानी छोड़ा जाता है तब उसे बोला जाता है सतही सिंचाई। और जब किसी पादप के जड़ क्षेत्र में पानी छोड़ा जाता है, जब किसी पादप के जड़ के पास या जड़ क्षेत्र में पानी छोड़ा जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे भूमिगत सिंचाई बोलते हैं। आपकी किताब में दो तरह की सिंचाई विधियां हैं, सतही और भूमिगत। ये भूमिगत में दे रखी हैं, ये सतही में दे रखी हैं। क्यारी विधि क्या है, जब किसी खेत में उचित आकार की क्यारियां बना दी जाती है। जैसे मान लो ये हमारा खेत है, मैं समझा रहा हूं आपको अभी, उसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा। ये हमारा खेत है और इस खेत में ये हमने क्या बना दी, ये हमने क्यारियां बना दी, क्यारियां। तो ये क्या हो गई, ये तो हो गई क्यारी विधि। ये मान लो हमने पानी छोड़ दिया, इसमें इसमें हमने क्या छोड़ दिया, पानी। अब इसमें से हम इनमें पानी दे देंगे, ये तो क्यारी विधि हो गई। एक बॉर्डर पट्टी, बॉर्डर पट्टी और क्यारी दोनों लगभग समान होती हैं। अंतर क्या होता है, जो हमारी बॉर्डर पट्टी विधि है इसमें खेत की जितनी चौड़ाई होती है उस पूरी चौड़ाई के अनुसार क्यारी बनाई जाती है। इसमें क्यारी ऐसे होंगी, जैसे ऊपर की तो कौन सी विधि है, क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या होता है, जो क्यारी की लंबाई है वो चौड़ाई के 1.5 गुने के बराबर होती है, ऐसे होगा, दोनों बराबर खेत हैं। बॉर्डर पट्टी में क्या होगा, हमारा खेत जितना चौड़ा है उतनी ही लंबी हम पूरी क्या बना देते हैं, क्यारी बना देते हैं। हमारा जो खेत है, और खेत में अगर हमने फसल ऐसी बोई है जिसकी बुआई कूड़ों में की गई है, जैसे हमने सरसों बोई है या हमने दूसरी कोई फसल कूड़ों में बोई है, मक्का बोया है, तो जिन फसलों की बुआई कूड़ों में की जाती है उनमें जो सिंचाई की जाती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है, कूड़ विधि के द्वारा की जाती है। अब इनमें लाभ और हानि अगर हम देखें तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूं। अगर हमें इन दोनों विधियों के क्या पूछे जाए, लाभ पूछे जाए, इन दोनों विधियों के अगर हमें क्या पूछे जाए, लाभ, किसी भी विधि के दोनों में से किसी भी विधि का अगर हमें लाभ पूछा जाए तो पहली तो बात क्या है, पहली तो ये कैसी विधि है, पहली तो ये है कि सस्ती व सरल विधि है, सस्ती और सरल विधि है। दूसरी में अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, समान जल प्रवाह होता है। इन दोनों विधियों में क्या होगा, जो भी हमारा खेत है उसमें समान क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। दोनों विधि सस्ती और सरल हैं, दोनों विधियों में क्या होगा, जल का खेत में समान वितरण या समान प्रवाह होता है। अब दोनों विधियों की हानि क्या है, मान लो मैं अगर बात करूं कि ये जो दो विधि है इन दोनों विधियों की जो हानि है, लाभ तो हमें पता चल गए लेकिन दोनों विधि की हानि या सीमा क्या है, दोनों विधियों की क्या हानि होंगी ये समझ लो। पहली विधि तो यह है
कि ये अधिक ढलान में उपयुक्त नहीं है। पहली विधि क्या है? अधिक ढलान में उपयुक्त नहीं है। अगर मान लो किसी जगह क्या हुआ, ढलान ज्यादा है, अगर किसी मिट्टी में ढलान क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर ये दोनों विधियां क्या हैं, उपयुक्त नहीं है। दूसरी हानि यह है कि इनके लिए क्या है, समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ढलान में उपयुक्त नहीं है और क्या है, समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गई, इन दोनों विधियों के लाभ और हानि हो गए। हमें प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न भी हमें ऐसे ही पूछा जाएगा कि क्यारी विधि के लाभ और हानि लिखिए, बॉर्डर पट्टी विधि के लाभ और हानि लिखिए। तो ये बॉर्डर पट्टी और क्यारी दोनों विधि हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, दोनों विधियों में हम सेम पॉइंट लिखेंगे, दोनों विधि हमारी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोण विधि। अगली विधि कौन सी है, तो अगली विधि है हमारी कोण विधि। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अब कोण विधि में अभी दो ही चीज आएंगी, एक तो लाभ और एक हानि। अब लाभ क्या है, ये भी कैसी विधि है, सिंचाई की सरल विधि है। ये भी क्या है, सरल विधि है, सरल व सस्ती विधि है। ये भी क्या है, ये भी सरल और सस्ती विधि है। नेक्स्ट में अगर बात कोई, इसके द्वारा क्या है, जल का वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जल का वाष्पीकरण कम होता है। इस विधि में क्या होगा, जब हम इस विधि के द्वारा सिंचाई करते हैं तो जल का जो वाष्पीकरण है वो क्या होता है, वो कम होता है। जब हम कोण विधि के द्वारा सिंचाई करेंगे तो जल का वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तो दो पॉइंट हो गए। हानि क्या होंगी इसकी, हानि देख लेते हैं। हानि वही है, समतल भूमि में उपयोगी है। ये क्या है, समतल भूमि में उपयोगी। इसके लिए क्या होगा, समतल जगह की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये हो गई कि इसके लिए समतल जगह की आवश्यकता होगी। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरी अगर हम इस विधि की बात करें तो अधिक पानी चाहने वाली भूमि में उपयुक्त नहीं है। अधिक पानी चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाली फसलों में उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। जैसे मान लो अगर हम सोचें कि धान में हम कोण विधि के द्वारा सिंचाई कर दें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धान में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और कोण विधि द्वारा जो पानी देते हैं फसलों में वो कम कम जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों में उपयुक्त नहीं है और समतल भूमि में क्या है, ये उपयोगी होती है। दो इसकी हानि हो गई और दो इसके लाभ हो गए। बची कौन सी हमारी, फव्वारा विधि और बूंद बूंद विधि। अब इन विधियों में भी हमें क्या आते हैं, लाभ और हानि आती हैं। दोनों की बता दूं मैं आपको क्या क्या लाभ और हानि आएंगी। दोनों के कॉमन है, पहले हम देख लेते हैं दोनों के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, पहले हम दोनों के लाभ देख लेते हैं कि क्या क्या दोनों के लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, पानी की बचत होती है। दोनों में क्या होगा, पानी की बचत होगी। पानी की क्या होती है, बचत होती है। दोनों की अगर बात करें क्या होता है, अधिक सिंचाई दक्षता होती है। दोनों का क्या होगा, दोनों की अधिक सिंचाई दक्षता होती है। दोनों की जो सिंचाई दक्षता है वो क्या है, अधिक है। एक तो दोनों में क्या होगा, पानी की बचत होगी, एक दोनों की जो सिंचाई दक्षता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इन दोनों की हानि क्या है, हानि, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर हम इन दोनों की हानि की बात करें तो हानि क्या क्या होंगी, हानि यो होंगी क्योंकि इसका जो व्यय है वो ज्यादा आता है, व्यय या खर्च इनमें क्या होता है, अधिक होता है। पहली बात तो यह है कि जब हम इन विधियों को अपनाते हैं जब इनमें व्यय और खर्च क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा, इन दोनों ही विधियों में प्रशिक्षित किसान की आवश्यकता होती है। दोनों विधि में क्या होगा, प्रशिक्षित किसान की आवश्यकता होगी। तीसरा क्या होगा, इन विधियों में जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन पाइपलाइन क्या हो जाती हैं, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन विधियों में क्या होता है, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे किसान को हानि होती है और जल का भी क्या हो जाता है, वेस्टेज आता है। तो ये इनके दो लाभ हो गए कि ये सिंचाई की क्या है, पानी की बचत होती है। दूसरा, अधिक सिंचाई दक्षता इनसे प्राप्त होती है। इन विधियों के द्वारा उपज में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, हानि क्या होगी, व्यय या खर्च अधिक आता है, प्रशिक्षित किसान की आवश्यकता होती है और पाइपलाइन कैसे जाती है, क्षतिग्रस्त इसके द्वारा हो जाती है। ये इसके लाभ और हानि हो गए। ये एक दो पॉइंट हमें और पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दूं आपको। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि,
ध्यान रखना, जनरली हमें प्रश्न पूछा जाता है सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सर्वोत्तम, तो वो कौन सी है, वो ड्रिप विधि है। कौन सी विधि है, ड्रिप विधि। और ड्रिप विधि किसे कहा जाता है, जो बूंद बूंद विधि है, इसी को क्या कहा जाता है, ड्रिप विधि, या मैं कहूं टपकेदार सिंचाई, या इसको हम क्या कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं टपकेदार सिंचाई। एक हमें प्रश्न पूछा जाता है लवणीय मृदा में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, लवणीय मृदा में, तो ध्यान रखना लवणीय मृदा में भी सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ड्रिप विधि। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए लवणीय मृदा में सिंचाई की सबसे अच्छी विधि, तो ड्रिप विधि। और अगर मैं ड्रिप विधि या बूंद विधि के आविष्कार की बात करूं, कहां से हुआ है, इजराइल से। आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है ड्रिप विधि का आविष्कार कहां से हुआ है, तो इजराइल से हुआ है। एक अगर मैं बात करूं इन दोनों विधियों में जो पाइप लगे होते हैं, उन पाइपों को क्या कहा जाता है, पाइपों से छोटी छोटी नली निकल रही होती है, उसको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है राइजर। पाइप से क्या निकली होती है, छोटी छोटी नलियां निकली होती हैं, जिनको राइजर कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है राइजर किससे संबंधित है, तो राइजर का संबंध किससे, फव्वारा और बूंद बूंद विधि से होता है। ये सारे प्रश्न आपको सिंचाई से संबंधित पूछे जाते हैं। सिंचाई वाला पूरा टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।